हेलो गाइज, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर तथा मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी का सेकेंड पार्ट। हम उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में देख रहे थे। जैसलमेर विजय तक हमने देखा। अब हम देखेंगे चित्तौड़ मेवाड़ विजय अलाउद्दीन, और इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण जो भी थी, तो हम सब इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चित्तौड़ मेवाड़ विजय के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये चित्तौड़ मेवाड़ विजय, मेवाड़ एक राज्य था और इसकी राजधानी चित्तौड़ थी। ध्यान रखिएगा 1302-3 में हुआ था। इसके मतलब यहाँ पे मतलब क्यों हुआ था, इसका एक रीज़न है। ठीक है ना, एक कहानी है। तो पहले उस कहानी को जानिए कि चित्तौड़ मेवाड़ विजय क्यों किया गया था। देखिए, एक राजा रहते हैं मेवाड़ राजा राणा रावल रतन सिंह। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसमें रा कई जगह है, तो इसलिए कहने में ना मेरी आवाज़ सॉरी जो जवान है ना लड़खड़ा जा रही है। तो इसमें से मैं कोई एक चीज़ का नाम लूँगा, चाहे राणा बोल दूँ, चाहे रावल बोल दूँ, चाहे रतन बोल दूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो चित्तौड़ के राजा राणा रावल रतन सिंह थी। ठीक है, और एक राजकुमारी थी, उनका नाम था पद्मावती, जिन्हें पद्मिनी भी बोला जाता है। ठीक है, वो बहुत सुंदर थी दोस्तों, बहुत सुंदर थी। अगल बगल राज्यों में उनके जैसा सुंदर कोई था ही नहीं, बहुत सुंदर थी। उनकी सुंदरता का मतलब जो है ना, मतलब प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली थी। अगल बगल राज्यों में सबको पता था कि हाँ वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। उनकी मतलब प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी कि बहुत सुंदर है। ध्यान रखिएगा। तो इनकी शादी राणा रावल रतन सिंह से हो गई। ठीक है, इनके दरबार में, राणा रावल रतन सिंह के दरबार में एक चेतन नाम से एक संगीतकार रहते थे, और वो राजगुरु भी थे। ध्यान रखिएगा, संगीतकार भी थे और राजगुरु भी थे। वो क्या काम करते थे, चुपके चुपके छिप छिप के रात में तंत्र विद्या करते थे। क्या करते थे, तंत्र विद्या छिप करके। और सब मतलब किसी को भी जानकारी नहीं थी कि ये जो हैं संगीतकार चेतन और जो राजगुरु हैं ये तंत्र विद्या भी करते हैं, किसी को पता नहीं था। और ये छिप करके महल में मतलब ये सब तंत्र विद्या करते थे। तो एक बार की बात है, ये पकड़े गए। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, कहीं पुस्तकों में ये लिखा है कि वो तंत्र विद्या करते हुए अकेले रात में जब कर रहे थे तो पकड़े गए। और कहीं कहीं ये उल्लेख मिलता है कि वो रानी पद्मिनी के चक्कर में पड़ गई थी। ठीक है ना, वो इतनी सुंदर थी कि ये जो चेतन था, जो जादूगर, ये उनके चक्कर में पड़ गया था। और रात को जब रानी पद्मिनी सोती थी तो ये जा कर के छिप छिप के देखता था। तो वैसे ही मतलब जो राणा रावल रतन सिंह थे, वो और पद्मिनी रात को आपस में मतलब जो भी थे रात में थे, तो ये क्या किया कि जा कर के छिप छिप के देख रहा था। जब छिप छिप के देख रहा था तो पकड़ा गया। तो इसको दोनों मतलब दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि तंत्र विद्या करता था, और कहीं उल्लेख मिलता है कि जब लोग मतलब दोनों राजा और रानी दोनों लोग एक साथ बिस्तर पे थी तो ये जाकर के छिप के देख रहा था। अब क्या सही है क्या नहीं सही है, हम तो इतिहासकारों की ही मानेंगे दोस्तों। तो इसमें इतिहासकारों में भी अभी मतभेद है। तो ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो जो भी रीजन हो, इन दोनों में से कोई जो भी रीजन हो, ध्यान रखिएगा। तो ये पकड़ा गया रात में। जब पकड़ा गया तो इसके बाद जो राणा रतन सिंह थे, इन्होंने मतलब इसको मारा नहीं क्योंकि राजगुरु भी था प्लस संगीतकार भी था, और इसकी बहुत प्रसिद्धि भी थी एक तरह से। तो राजगुरु होने के नाते इसे छोड़ दिया, लेकिन इसका सर मुड़वा करके, इसके चेहरे पर कालिक पोत करके इसको राजमहल से बाहर निकाल दिया गया, इसको अपने राज्य से बाहर कर दिया गया। और इतना अपमानित देख करके चेतन था, जो संगीतकार था, खुद को इसने मतलब प्रण किया कि अब मैं चित्तौड़ को बर्बाद करके रख दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये जो तांत्रिक होते हैं ना बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर एक बार प्रण कर लिए तो सच में बर्बाद करके रख देते हैं। जैसे देखिए ना, एक तांत्रिक जो था, सूरजगढ़ भानगढ़ के किले की बात कर रहे हैं। मतलब एक तांत्रिक ने उस सूरजगढ़ तथा भानगढ़ किले को बर्बाद कर दिया। वो रानी के चक्कर में पड़ा था और उस तांत्रिक ने उस मतलब दोनों किलों को बर्बाद कर दिया। और वहाँ पर मतलब किलों को ऐसे श्राप दे दिया कि किला इतना मतलब भयंकर शापित हो गया कि वहाँ पे मतलब क्या बताएं, मतलब सबसे ज़्यादा एशिया का मोस्ट हंटेड प्लेस हो गया। वो एशिया का सबसे खतरनाक भूतहा प्लेस हो गया सूरजगढ़ भानगढ़। 5 बजे के बाद वहाँ किले के आसपास किसी को फटकने नहीं दिया जाता। 600, 700, 800 मीटर के दूर से ही जो पर्यटक आते हैं, दूर से ही उनको दिखाया जाता है वो किला। अब मतलब ये सब क्यों हुआ, ये एक तांत्रिक की वजह से हुआ था। ठीक है, और देखिए ये भी तांत्रिक है, तो इसलिए तांत्रिक जो होते हैं ना बड़ा खतरनाक होते हैं। प्रण कर लेते हैं ना तो सच में बर्बाद करके रख देते हैं।
तो आइए अपने इस टॉपिक पर आते हैं। सूरजगढ़ भानगढ़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इस पे जिस टॉपिक पे हम उस पर बात करते हैं। तो ये सीधे दिल्ली गया, ठीक है। यहाँ से अपमानित हो गया तो ये दिल्ली गया और मन में ठान लिया था कि हम चित्तौड़ को बर्बाद करके रख देंगे, ठीक है दोस्तों। दिल्ली क्यों गया इसका भी रीज़न है, क्योंकि अगल बगल राज्यों में जाता ना तो किसी अगर राजा को चढ़ा देता कि ऐसी ऐसी बातें भड़का भी देता तो कोई दूसरा राज्य चित्तौड़ का कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि चित्तौड़ ऑलरेडी मजबूत राज्य था उधर, ठीक है। तो इसको पता था जो चित्तौड़ को पराजित कर सकता है तो वह अलाउद्दीन खिलजी ही पराजित कर सकता है। उसके पास बहुत विशाल सेना थी और वह दिल्ली गया और दिल्ली दरबार में जाकर के अलाउद्दीन खिलजी के सामने एक बात पेश की कि चित्तौड़गढ़ में महाराज एक ऐसी रानी है कि वैसी सुंदर रानी आज तक आप कभी देखे ही नहीं होंगे। अलाउद्दीन खिलजी को पूरा भर दिया, बहुत ही भर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जब ये बात सुनी तो उसको बड़ा लगा कि ऐसी कौन सी रानी है कि जो इतनी सुंदर है, मैं उसको देखना चाहता हूँ, देखना के पाना चाहता हूँ उसको। इसने मन बना लिया कि मैं उस रानी को पाकर ही रहूँगा। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था, इसको जिसको चाहता उसको ले लेता था। कहने का मतलब इसको कोई कमी थी क्या? किससे डरेगा ये? किसी से डरेगा नहीं, जिसका मन किया उसको उठा लिया। आखिर था तो एक सुल्तान ही, ठीक है ना। इसके पास इतनी विशाल सेना थी, इतना पैसा था, इतना अथाह धन था, सब कुछ था, जिससे चाहे वैसे ज़बरदस्ती छीन ले। तो इसने भी सोचा कि चल करके हम रानी को ज़बरदस्ती ले आते हैं। एक विशाल सेना का गठन किया और लाखों सैनिकों को लेकर के चित्तौड़गढ़ पहुंचा, ठीक है। दिल्ली से राजस्थान गया, वहाँ पे चित्तौड़गढ़ पहुंचा और चारों तरफ से किले की घेरबंदी कर दी और उसने एक संदेश भिजवाया कि रानी को हमें सौंप दो, नहीं तो फिर हम कि छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने, जो राणा रावल रतन सिंह थे, उन लोगों ने मना कर दिया कि ऐसे कैसे हो जाएगा। तो इन लोगों ने घेराबंदी कर दी चारों तरफ से, किले के चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। चारों तरफ पूरा घेर लिए सैनिकों ने, लाखों सैनिक थे, लाखों की संख्या में किले को घेर लिया गया। जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने घेरवा दिया और घेरवा करके चुपचाप बैठ गया। अब इसको पता था अलाउद्दीन खिलजी को कि बाहर से अंदर की तरफ राशन पानी तो जाएगा ही जाएगा, कितने दिन वो सब रहेंगे। आखिर अंदर का जब सामान ख़त्म होगा, चावल पानी दाना जो भी चीज़ें, तो बाहर से राशन जाएगा। तो हम जब चारों तरफ से छेक लिए हैं तो देखते हैं कैसे जाता है। जब नहीं जाएगा तो भूखे तड़प के मरेंगे, तो फिर आकर के खुद ही समर्पण कर देंगे रानी को। लेकिन दोस्तों, उस किले में कई महीनों का राशन पानी रखा था ऑलरेडी। 1-2 महीने का नहीं, कई महीने का रखा था, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये घबरा कर अलाउद्दीन घबरा गया, बोला कि पता नहीं कितने दिन तक ये सब रहेंगे, हम तब तक धूप में ऐसे ही मर रहे हैं। तो इसने फिर संदेश भिजवाया कि ठीक है राणा रतन सिंह, हम जा रहे हैं दिल्ली, ठीक है। आप नहीं दिखाना, नहीं देना चाहते मत दो, बट एक काम कर दो, बस मुझे दिखा दो, क्योंकि देखिए इतना दूर से मैं दिल्ली से आया हूँ, ठीक है। सैकड़ों किलोमीटर दूर मैं दिल्ली से आया हूँ इस चीज़ के लिए, तो कम से कम एक इच्छा पूरी कर दो कि मुझे दिखा दो आप। तो राणा रतन सिंह ने बोला कि देखिए ये हमारे राजपूतों के विरुद्ध हैं, हम नहीं दिखा सकते। लेकिन रानी को जब यह बात पता चली कि दिखाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी बातें कर रहा है, दिखाने के लिए बोल रहा है, तो रानी ने बोला कि ठीक है हम दिखा देते हैं, अपने प्रजा के हित के लिए। उनको लग रहा था कहीं ऐसा ना हो, कितनी विशाल सेना लिया है, कहीं आक्रमण कर दे तो फिर हमारी प्रजा के ऊपर, प्रजा की जान के ऊपर आ जाएगा। तो इन्होंने फैसला किया ठीक है हम दिखा देंगे, और लेकिन ऐसे दिखाएंगे ना कि राजपूतों का सम्मान भी बना रहे और वो देख भी ले। उन्होंने बोला कि ठीक है हम दूसरे फ्लोर पर आएंगे और नीचे एक शीशा लगाया जाए बहुत बड़ा, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी मेरे जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर रहेगा और वो नीचे से देखेगा, ठीक है। मैं ऊपर दूसरे फ्लोर पर खड़ी रहूँगी और सामने एक शीशा लगाया जाएगा मेरे सामने, तो उस शीशे में से देख लेगा। ऐसा किया गया, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी आया और उसके दूसरे फ्लोर पर रानी आई, ठीक है। और उसके जस्ट सामने कुछ दूरी में एक शीशा लगाया गया। उस शीशे के सामने ऊपर से खड़ी होंगी रानी, और ये उनके नीचे वाले फ्लोर से अलाउद्दीन खिलजी ने उनको शीशे में देखा और देख करके एकदम उसका होश एकदम पागल, एकदम होश खो दिया।
दोस्तों इतना सुंदर कि उसकी हालत ख़राब हो गई। लेकिन अपने को संभालने के बाद राणा रतन सिंह से बोला ठीक है हमने देख लिया, अब हम जा रहे हैं दिल्ली। ठीक है, तो बहुत प्यार से बातें किया। तो राणा रतन सिंह भी मेहमानवाजी की तरह मतलब करने के हिसाब से उससे बातें करते करते उसको छोड़ने के लिए किले के बाहर तक कुछ दूर तक गए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनके साथ धोखेबाजी कर दिया। धोखेबाजी क्या था दोस्तों, उसने उनका अपहरण कर लिया। कुछ दूर छोड़ने गए, लेकिन उसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें बंदी बना लो, और बंदी बना लिया गया। बंदी बना करके फिर किले के अंदर संदेश भिजवाया कि रानी पद्मावती आप आ जाओ, नहीं तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं इनको, या तो मार डालेंगे या तो दिल्ली जा कर के बंदी बना देंगे। अब रानी पद्मावती के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई। इन्होंने क्या किया कि अपने मायके से एक व्यक्ति को बुलाया जो इनका खास था, गोरा नाम का था। ठीक है दोस्तों, गोरा नाम का व्यक्ति था, उनको बुलाया मायके से, उनसे राय मशविरा लिया, और उनका एक भतीजा था बादल, उनको भी बुलाया गया। राय मशविरा लेने के बाद इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को संदेश भिजवाया रानी पद्मावती ने कि ठीक है हम आ रहे हैं, और लेकिन हमारे साथ हमारी 100 सखियाँ भी आएंगी पालकी से। ठीक है, हमारी मतलब सम्मान में आएंगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों 100 पालकी तैयार की गई, 100 पालकी तैयार की गई, और 800 एकदम खूंखार एकदम बहुत मजबूत योद्धाओं को चुना गया। उनके सेना में जो भी एकदम 800 मजबूत सेना, मतलब एक से एक बढ़ के योद्धा थे, उनको छांटा गया। और छांटने के बाद एक पालकी में 4 लोगों को बैठाया गया तथा 4 पालकियों को उठा करके लेके जाएंगे, ऐसा बोला गया। ठीक है, और अंदर जो बैठेंगे ना वो मतलब राजकुमारियों के भेष में रहेंगे, उनकी सहेलियों के भेष में रहेंगे, मतलब औरतों का, लड़कियों का कपड़ा पहने रहेंगे ताकि उन लोगों को शक न हो। तो इस तरह से करके एक पालकी में अंदर 4 बैठे और 4 ढोने वाले, तो एक पालकी में 8 एडजस्ट हुए, और टोटल 100 पालकियाँ थी, उसमें से 800 योद्धा एडजस्ट हो गए और पालकी लेकर के चल दिए। ठीक है, तो एक तंबू था, उस तंबू में वहाँ पहुँचने के बाद रानी पद्मावती का क्या उतारा गया, जो पालकी थी उनका उतारा गया। हालांकि दोस्तों उसमें रानी पद्मावती नहीं बैठी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसमें गोरा का भतीजा जो था बादल वो बैठा था। रानी पद्मावती गई ही नहीं थी, उसमें सब एक से वीर योद्धा पड़े थे उस पालकी के अंदर। वहाँ पे उन लोगों का मौत का सामान गया था पूरा टोटल पालकी में भर भर के। और वहाँ पे जैसे ही मतलब उतारा गया उसमें तंबू में, तो राणा रतन सिंह ये सर नीचे करके बोले कि मुझे माफ़ कीजिएगा। तो उसमें से बादल बोलता है कि घबराने की बात नहीं है महाराज, रानी पद्मावती नहीं है, ये तो मैं हूँ। उसके बाद वहाँ पे 800 सैनिकों ने बहुत बुरी तरह से मतलब बहुत तांडव मचाया, मारे काटे और मार काट करके राणा रतन सिंह को लिए और जा करके फिर सीधे किले के अंदर घुस गए। और जब किले के अंदर घुस गए तो उसके बाद चारों तरफ से सब लॉक कर दिया गया। लेकिन सबको पता था दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी अब छोड़ेगा नहीं, क्योंकि बहुत सनकी शासक था, जो मतलब जिस पे अगर मतलब जो चाह दिया वो कर देगा। तो सभी लोगों ने, जो चित्तौड़ के लोग थे, सभी लोग कमर कस लिए थे कि अब तो जान जा ही रही है तो क्यों ना लड़के मरा जाए। सभी लोग केसरिया वस्त्र धारण किए और टूट पड़े। ठीक है, टूट पड़े। भयंकर युद्ध होता है दोस्तों। फिर रानी को पता चलता है, एक सूचना मिलती है कि राणा रतन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो इन्होंने फैसला किया कि मैं अपनी आत्मसम्मान, अपना मान सम्मान बचाने के लिए मैं जौहर व्रत प्रथा का पालन करूंगी। मुझे उन लोगों को सौंपना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये सैनिक जहाँ पर आक्रमण करते थे ना, वहाँ पे स्त्रियों के साथ बहुत गलत करते थे, बलात्कार करते थे, रेप करते थे। और अलाउद्दीन खिलजी तो ऑलरेडी पद्मिनी को चाहता था, वो उनको उठा करके लेके जाता। तो वहाँ पे रानी पद्मिनी ने ये फैसला किया कि हम जौहर व्रत प्रथा का पालन करेंगे और एक कुंड में खूब अग्नि जलाई जा। तो दोस्तों बहुत बड़ा कुंड था वहीं किले के अंदर ही, वहाँ पे अग्नि तैयार की गई। और उस अग्नि में मतलब अग्नि तैयार करने के बाद बहुत बड़ी बड़ी लपटें जल रही थी। उसमें जाकर कर रानी पद्मावती ने अपने को खुद को सती कर लिया। सती करने का मतलब दोस्तों जौहर कर लिया, जौहर व्रत प्रथा का पालन किया। मतलब इसका मतलब ही होता है जौहर का मतलब कि आग में खुद को समर्पित कर देना अपना मान सम्मान बचाने के लिए। तो ये जाकर के आग में जल गई। अलाउद्दीन खिलजी फाटक वाटक तोड़वा करके अंदर घुसा तो ऐसा दृश्य देखा कि देख करके एकदम पागल हो गया। पागल इसलिए नहीं हुआ दोस्तों कि मतलब वहाँ पे लाशें जल रही थी, मतलब वहाँ पे जिंदा औरतें जल रही थी, इसलिए नहीं। रानी पद्मावती के लिए पागल हो गया कि वो तो मर गई, वो तो अब मेरे काम की नहीं रही। ठीक है,
फिर जैसे दोस्तों रानी पद्मिनी उस आग में जाती है ना, उस कुंड में बहुत बड़ा अग्नि का चिता सजाया गया था उस कुंड के अंदर, ठीक है। रानी पद्मिनी जैसे ही जाती हैं वैसे उसके बाद जितनी भी राजपूत रानियां रहती हैं, जितनी भी सैनिकों की पत्नियां रहती हैं, जितनी भी महिलाएं और औरतें रहती हैं, ठीक है, चित्तौड़ वहाँ पे किले में, वो सॉरी, वो सब हजारों स्त्रियों ने अपने मान सम्मान बचाने के लिए उस राजपूत स्त्रियों ने उस कुंड में कूद गई, उस कुंड में कूद गई दोस्तों, जिसमें आगे आग जल रही थी, जिसमें बहुत विशाल अग्नि जल रही थी। कूद कूद के अपनी जान दे दी। उन्होंने अपने मान सम्मान बचाने के लिए उस कुंड में कूद गई और वहाँ पे सारी की सारी हजारों महिलाएं जल के एकदम राख हो गई। उसमें दोस्तों उस समय का नज़ारा इतना भयंकर था, उस समय का जो मंजर था ना, इतना भयंकर था ना कि इतनी चीखें, इतनी चित्कार उस समय सुनाई दे रही थी कि आप अगर सच में अगर उस समय अगर हम रह के देख पाते ना, तो हमें नहीं लगता कि हम अगर वहाँ पर रहते तो हम खुद को बचा पाते, क्योंकि इतना भयंकर दृश्य था। आप ही सोचिए, जिस चिता के अंदर, जिस मतलब अग्नि के अंदर हजारों लोग जा जा के कूद कूद के स्त्रियां अपना जान दे रही थीं, जब अंदर जलेंगे तो चिल्लाएंगे, चीखेंगे नहीं तो करेंगी क्या। बहुत बुरा मंजर था। हजारों के हजारों स्त्रियां वहाँ पर, राजपूत स्त्रियां उसमें जल के मर गई बेचारी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया, खुद को अग्नि में डाल लिया है और वो तो जल के मर गई, तो पागल हो गया उसके लिए, एकदम रानी पद्मावती के लिए पागल हो गया, ठीक है। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि मतलब पूरा चित्तौड़ का नरसंहार कर दो, कत्ले आम का आदेश दे दिया। और फिर उसके बाद सैनिकों का, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों का इतना बड़ा तांडव हुआ कि सोच नहीं सकती। 30,000 राजपूतों का कत्ल कर दिया गया उस दिन। 30,000 राजपूतों को, मतलब जितने भी चित्तौड़ में राजपूत थे सबके के सब के एकदम मतलब गर्दन काट दिया गया। 30,000 से भी राजपूतों का कत्ल करके एकदम साफ कर दिया गया, ठीक है। दोस्तों ऐसी ऐसी महान रानियां थी जिन्होंने अपने मान सम्मान के लिए, ठीक है, अपने को अग्नि के हवाले कर दिया। ना हम जिंदा रहेंगे और ना ही हमारी मान सम्मान लुटेगी। तो ऐसी ऐसी जो स्त्रियां हैं, ठीक है, राजपूत रानियां हैं, तो ऐसों को हमेशा हमेशा से नमन करने का मन करता है और नमन करता भी हैं दोस्तों, क्योंकि आज के समय में ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। सोचिए कितनी कठोर दिल की रही होंगी वो बेचारी, वो कि तड़प के मर गई, बट दूसरे के हवाले नहीं किया। किस लिए? वो चाहती तो हवाले कर सकती थी, बट उनको अपने शरीर से ज़्यादा उनको अपने मान सम्मान की चिंता थी। तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। देखिए इसका जो उल्लेख मिलता है ना, ये पद्मावत पुस्तक में मिलता है। इससे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, कब? 1540 में। ध्यान रखिएगा इसको। और जौहर के बाद 30,000 राजपूतों का नरसंहार कर दिया गया। ऑलरेडी हमने बता दिया इसमें। देखिए अब तेलंगाना अभियान की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मलिक कफूर और रामचंद्र देव मिलकर लड़े थे काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव से। देखिए अब रामचंद्र देव जब 1307 में उसको पकड़ के ले जाता है दिल्ली, कौन? मलिक कफूर, तो वहाँ पे खूब सेवा सत्कार करता है अलाउद्दीन खिलजी। तो उसके बाद वो भी खुश हो जाता है। फिर अब रामचंद्र जो है ये साथ देता है, किसका? मलिक कफूर का साथ देने लगता है। जितने भी दक्षिण भारत अभियान होता है तो उस समय जिससे भी मलिक कफूर लड़ाई करता है तो रामचंद्र देव साथ देने लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जब आक्रमण कर दिया ना, तो काकतीय वंश का जो शासक था रुद्र प्रताप देव, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उनको पता था कि अब हम हारने वाले हैं और हार भी गए, तो इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण का तरीका क्या था? ये खुद नहीं गए उसके सामने, ये खुद नहीं गए, बल्कि एक बड़ी सी सोने की चेन बनवाई, बहुत बड़ी एक सोने की मूर्ति बनवाई अपनी, ठीक है। जो रुद्र प्रताप देव थे अपनी एक सोने की बड़ी सी मूर्ति बनवाई, फिर उसमें एक सोने की जंजीर बनवाई, और उसके बाद वो मूर्ति ले जाकर के काफूर के पास भिजवा दिया और बोला कि मतलब संदेश भिजवाए कि हम आत्मसमर्पण करते हैं। उसके साथ साथ हाथी घोड़ा प्लस बहुत सारा रुपया पैसा उस सोने की मूर्ति के साथ दे दिया, ठीक है। उसमें जंजीर इसलिए लगवाया था कि ताकि जैसे होता है ना कि बंदी बना लिया जाता था पहले, तो उनके गले में चेन बांध दी जाती थी, जंजीर बांध दी जाती थी, तो वैसे ही कुछ किया था, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों मालाबार अभियान करता, ठीक है। इसको माबर अभियान भी बोलते हैं। यह केरल में हुआ था। देखिए यहाँ पर 2 राजा रहते थे,
ये दोनों उत्तराधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, सुंदर पांडे और वीर पांडे। वीर पांडे जो है ये सुंदर पांडे को हरा देता है। ये 1311 की बात है दोस्तों। तो जब हरा देता है तो सुंदर पांडे जाता है मलिक कफूर के पास और उससे सहायता मांगता है, बोलता है कि आप मेरी सहायता कीजिए। और फिर उसके बाद दोनों मिल करके वीर पांडे पे मतलब चढ़ाई करते हैं। तो वीर पांडे उस समय जो है ना वो नहीं मिलता है, वो वहाँ पे नहीं मिलता, वो दूसरी जगह हट जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मलिक कफूर जो था वहाँ पे जम के लूटा, खूब लूटा पैसा, बहुत ज़्यादा सोना चांदी ही जो भी चीज़ें थी वहाँ पर धन बहुत ज़्यादा लूटा। और वहीं पर दोस्तों आपका लिंग महादेव मंदिर है और रामेश्वर धाम मंदिर, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर, इन सबको एकदम तहस नहस कर दिया, बुरी तरह से तहस नहस कर दिया, तोड़ ताड़ के एकदम फेंक फाक दिया। अरे इनों की क्या मुझे समझ में नहीं आता। इतिहास दोस्तों आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना तो मेरा हालत ख़राब हो जाता है, सिर्फ मतलब पढ़ाते पढ़ाते दिमाग ख़राब हो जाता है। इतनी मंदिरों को तोड़ा जाता है, इतना पता नहीं कितनी मंदिरों को तोड़ा गया था, समझ ही नहीं आता। जबकि हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं ना, ये किसी हिंदू मतलब स्पेशली कहें तो जो हिंदू को सपोर्ट करने वाले हैं उन्होंने नहीं लिखा है। ये तो बहुत सी चीज़ें हमसे छिपाई गई इतिहास में। हम वास्तविक इतिहास जो है हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, हमसे बहुत सारी चीज़ें छिपाई गई हैं, बहुत सारी। अगर वास्तविकता इसकी आ जाए ना तो सच में हम पढ़ पढ़ के ना पागल हो जाएंगे हम लोग। पता नहीं कितना मतलब बुरा सलूक किया उस समय किए होंगे हमारे हिंदू भाइयों के साथ तथा हिंदू मंदिरों के साथ। बताइए, इतना छिपाने के बावजूद भी जो इतिहासकार हैं, इतना मतलब छिपाने के बावजूद भी अगर हम पढ़ते हैं तो हम लोगों का माइंड ख़राब हो जाता है कि पता नहीं कितनी मंदिरें तोड़ी गई, कितना क्या किया गया, समझ में नहीं आता, दिमाग ख़राब हो जाता है एकदम पढ़ पढ़ के। चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उसके लिए क्या किया जाएगा, लेकिन प्रयास करना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, कम से कम उसके लिए मतलब बोलते हैं ना कि प्रयास करना चाहिए कि कम से कम सुधार आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब मोदी सरकार है तो थोड़ा सुधारने का मौका मिल रहा है। चलिए आइए आगे देखते हैं, ठीक है। लिंग महादेव मंदिर रामेश्वर धाम को तोड़ा तथा जी भर के लूटा। मीनाक्षी मंदिर को बहुत बुरी तरह से तोड़ के एकदम नष्ट विनष्ट कर दिया था। देखिए 1306 में उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमण रोका गया था, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। इसी को गाजी मलिक भी बोलते हैं। तो अलाउद्दीन ने सीमा रक्षक अध्यक्ष इसको नियुक्त कर दिया था। ध्यान रखिएगा, जब मंगोलों को रोक दिया था तो इसको सीमा रक्षक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। इसको याद रखिएगा क्योंकि अगला मतलब इसके बाद ना गयासुद्दीन तुगलक ही राजा बनता 1320 के बाद दोस्तों, इसके बाद नहीं, 1320 के बाद। ध्यान रखिएगा। प्रशासनिक कार्य की बात करें तो सुल्तान बनने के बाद कई विद्रोह हुए थे, ठीक है। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने कारण लगाया, मतलब पता लगाया तो विद्रोह के 4 कारण निकले, ठीक है। कौन कौन से? सुल्तान को जनता की गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं थी कि जनता कर क्या रही है, ठीक है। इसके लिए क्या किया सुल्तान ने, गुप्तचर विभाग बनाया। गुप्तचर विभाग बना करके जनता के बीच भेजा, जाओ देखो क्या बातें होती है, सुल्तान मतलब वो सब सुल्तान के बारे में और राज्य के बारे में क्या क्या बातें करते हैं और वो करते क्या हैं, ठीक है। उनकी गतिविधियों पर नज़र रखा जाए, ठीक है। तो देखिए विद्रोह का पता भी लगाता गया प्लस उसका निवारण भी करता गया। उसके बाद मद्यपान बहुत बढ़ चुका था तो इसने मद्यपान पर रोक लगा दी। ध्यान रखिएगा, मालिकों तथा अमीरों के मध्य संबंध जो था वो प्रगाढ़ हो चुका था। तो इन्होंने क्या किया, आपस में उन लोगों के मिलने पर वो लोग आपस में शादी विवाह नहीं कर सकते, इन सब पे रोक लगा दी, ठीक है। और मालिकों तथा अमीरों के पास धन एकत्रण, देखिए मालिक थे और अमीर थे उनके पास धन बहुत ज़्यादा एकत्र हो गया था। तो जब धान एकत्र हो जाएगा तो सिंपल सी बात है दोस्तों, वो मतलब किसी को भी चढ़ा बढ़ा कर जब मन कर तब धान दे करके अपना विद्रोह करवा देंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इनाम, पुरस्कार, राजकीय अनुदान, वक्फ की भूमि, इन सबको छीन लिया जो उन लोगों को फ्री में मिलता था। छीन छान करके उनको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया, उनको राज्य की भूमि मान लिया गया। ध्यान रखिएगा। भू राजस्व सुधार की बात करें हम तो देखिए भूमि की पैमाइश के आधार पर टैक्स दीवान मुस्तकराज विभाग बनाया, ठीक है। भूमि की पैमाइश के आधार पर टैक्स लगाया दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, टैक्स लगाया। और दीवान मुस्तकराज विभाग बनाया, ये राजस्व के लिए था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, किसके लिए? राजस्व के लिए दीवान मुस्तकराज। और दीवान रियासत इसने विभाग बनाया, ये बाजार के लिए था। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। दीवान रियासत ये बाजार के लिए था।
और प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया, इसको याद रखिएगा। प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित। देखिए बिस्वा मापक लगा है, जो बिस्वा मापने का कार्य होने लगा ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के मतलब समय से ही शुरू हो गया था, ध्यान रखिएगा इसको। और राजस्व दर दोस्तों इसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, बहुत ज़्यादा। कितना? 50%। सोचिए ना, हालत ख़राब हो जाएगी। अगर आप 1 बीघा कुछ बो रहे हैं तो उसमें से 50% आधा वहीं ले लेगा, फिर आपको फ़ायदा क्या होगा? उसमें हम खाद पानी सब कुछ दे रहे हैं, उतना मेहनत कर रहे हैं, और आधा आपको ही चाहिए। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा लगा दिया था उसने, ठीक है। देखिए 2 नए कर लगाया, मकान कर तथा चरी कर। मकान कर तथा चरी कर, मकान पर भी टैक्स लगता था, चरी कर मतलब दुधारू पशुओं पर भी टैक्स लगता था। अगर आपके पास दुधारू पशु हैं जो दूध देते हैं तो उन पर टैक्स देना पड़ता था, ध्यान रखिएगा। बाजार नियंत्रण तथा स्थापना, देखिए इन्होंने बाजार नियंत्रण किया, कई बाजार स्थापित किए। सल्तनत काल का पहला सुल्तान नगद वेतन के आधार पर स्थायी सेना बनाया, ठीक है। सैनिकों को कम वेतन देने के कारण सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बाजार स्थापित कहते कि ये क्या करता था ना अलाउद्दीन खिलजी, ये सैनिकों को कम वेतन देता था, ठीक है ना, कम वेतन देता था, और उसी जो पैसे बचते थे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी सेना रखता था, बहुत बड़ी सेना, ठीक। तो सिंपल सी बात है, जब कम पैसे देगा तो सैनिकों को क्या चाहिए? उन कम पैसों में उनका जीवन यापन हो जाए, यही चाहिए ना उनको। तो अगर वो कम पैसे देगा, जीवन यापन नहीं हो पाएगा, तो कोई सैनिक में मतलब सेना बनेगा? कोई सैनिक का कार्य करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या किया कि कम पैसे सैनिकों को दिया, उसके लिए मतलब इन लोगों का जीवन यापन चले, इसके लिए उसने बाजार स्थापित करके वस्तुओं का जो मूल्य है ना वो एकदम कम रेट रखा, एकदम सस्ता से सस्ता किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद मंडी गल्ला बाजार की स्थापना किया, ठीक है, बाजारों की स्थापना की। दासों हो गया, घोड़ों हो गया, तथा पशुओं का भी बाजार स्थापित किया, तथा अन्य वस्तुओं का जो कई छोटी छोटी वस्तुओं तो उन लोगों का भी उनका भी बाजार स्थापित किया, ध्यान रखिएगा। सराय अदल बाजार में घी, चीनी, कपड़ा, रेशमी वस्त्र यही सब बिकते थे। मलिक कफूर को बाजार अधीक्षक बनाया गया। यह क्या करता था? बाजार में जो भी व्यापारी थे उन पर नियंत्रण रखता था, कोई अपने मनमानी रेट पर ना बेचे। तो इसके लिए मलिक कफूर रहता था, ये अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर बैठकर जाता था और रेट पूछता था, ठीक है, जनता से पूछता था बाजार में, प्लस व्यापारियों से पूछता था, तो नियंत्रण रखता था। देखिए इसने मूल्य नियंत्रण नीति लागू की थी, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि किसने मूल्य नियंत्रण नीति लागू की थी। और अच्छा एक चीज़ देखिए, बर्नी ने बोला था इतनी बड़ी सेना को अगर सामान्य वेतन भी दिया जाता तो 5-6 वर्ष में खजाना समाप्त हो जाता, इसलिए बाजार नियंत्रण जरूरी हो गया। सही बात है, जो इतनी विशाल सेना रखेगा तो फिर तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना, इसलिए ज़रूरी है कि मूल्य बाजार नियंत्रण लागू करना, कम वेतन दे करके सैनिकों को। देखिए अलाउद्दीन जो लूट के माल में से 1/5 सैनिकों को बांट देता था तथा 4/5 राजकोष में रख लेता था, ये बर्नी के अनुसार, बर्नी ने ऐसा बोला। दोस्तों अगर आपको वेतन दे दिया मतलब वेतन दिया जाए 10,000 रुपये महीना और बोला जाए कि आपको 1 महीने ये काम करना है, आप मस्त अच्छे से 8 घंटे ड्यूटी करोगे, ठीक है। जैसे ही 5 बजा आप मतलब 5 बजेगा नहीं, 15 मिनट बाकी रहेगा ना, तो आप जाओगे हाथ मुंह धुलोगे, इधर उधर करोगे, और जैसे ही 5 बजेगा घड़ी में 4:59 पर ही आप तुरंत अपना कुर्सी छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि पैसे 10,000 मिल रहे हैं, मतलब जो भी 10,000 मिले, आपका पेमेंट मतलब बाधा हुआ है ना, 1 पैसा एक्स्ट्रा तो मिलना है नहीं, तो हम क्यों 1 सेकंड काम करें। तुरंत जैसे ही 5 बजता है वैसे निकल पड़ो। लेकिन अगर आपको कह दिया जाएगा कि आपको पेमेंट के साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो, जितना एक्स्ट्रा काम करोगे आपको उतना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो आप 5 बजे नहीं आओगे, आप 5:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे ऐसे काम करोगे। होता है कि नहीं? जनरली देखें तो नॉर्मली ज़िंदगी में ऐसा होता है। तो वही चीज़ है, जहाँ पर लूट मचाते थे नहीं सैनिक, जहाँ जिस राज्य को लूटते थे तो वहाँ पे मतलब कि जितना लूटा जाता था उसमें 1 भाग सैनिकों को बांट दिया जाता था। तो इससे क्या होता था, सैनिकों के अंदर जोश आ जाता था, उनको पता था जितना लूटेंगे उसमें से हमारा भी हिस्सा होगा, तो इसलिए जम के लूटते थे। और फिर जो 1 भाग था वो खुद सैनिकों को दे दिया जाता था, 4 भाग राजकोष में जमा कर लिया जाता था, ध्यान रखिएगा। और बर्नी की एक पुस्तक है दोस्तों, तारीख है फिरोज शाही, इसको याद रखिएगा, इसी में ये सब वर्णित किया गया है, ठीक है। और 1316 में जलोदर रोग से अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, ध्यान रखिएगा इसको। अलाउद्दीन खिलजी का अच्छा एक सेनापति था जिसका नाम था उलुग खां, और किसकी किसकी उपाधि थी आइए यहाँ जानते हैं, कंपेयर कर देते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए बलबन की भी उपाधि थी क्या, उलुग खां, ठीक है, किसने दिया था? उसके दामाद ने दिया था, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की भी उपाधि थी उलुग खां, इन्हीं के नाम पे फिरोज शाह तुगलक जो कि इनका चचेरा भाई था
उलुग खानी नहर निकालता है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की भी उपाधि थी प्लस बलबन की भी उपाधि थी, इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक कफूर सुल्तान बनता है, 36 दिन के लिए बनता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है कि ये बहुत तांडव मचाता है, मतलब इससे जितने लोग ईर्ष्या करते थे, ठीक है, इतने मतलब जितने लोग इससे जलते थे उन सबको ये मरवा डाला। बहुत मतलब 36 दिन में डेली पता नहीं कितने मर्डर करवाने लगा, बहुत ज़्यादा मर्डर कर, जिसका मन कर मतलब इसका मन जिसको मरवाने का मन करता उसको मार डालता। तो 36 दिन में इसने बहुत तबाही मचाई थी, बाहरी लोगों की नहीं, बस वही राज दरबार में ही जो जो बड़े बड़े सेनापति थे और अमीर वर्ग थे उन सबको बहुत मतलब मरवा डाला, ठीक है, जो जो इसके खिलाफ जा रहे थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र रहता है शिहाबुद्दीन उमर, ये बनता है और इसकी हत्या इसके भाई कर देता है मुबारक शाह खिलजी 1316 में, ठीक है, हत्या करके और खुद ही सुल्तान बन बैठता है, इसको याद रखिएगा। और यह एक अय्याश शासक था, ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि देखिए मतलब खूब शराब वराब पीता था और खूब मौज मस्ती करता था, मौज मस्ती में इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पता नहीं कितनी रानियों को ले ले करके शराब पीता था, देखते हैं ना पिक्चर में, बस वही सेम चीज़ फिल्मों में जैसा। तो मुबारक शाह खिलजी इसने क्या किया, खलीफा की सर्वोच्चता को ठुकरा दिया, ठीक है ना। इसने बोला कोई खलीफा वलीफा नहीं है, कोई सर्वोच्च नहीं है, ध्यान रखिएगा। खुद को खलीफतुल्लाह और अल्लाह का प्रतिनिधि मानने लगा सोचिए, जिसका बाप मतलब वही ना, जैसा बाप वैसा बेटा। बाप तो कम था लेकिन बेटा उससे 2 कदम आगे निकला। जो इसका बाप था अलाउद्दीन खिलजी, उसने खुद को मतलब खलीफा का दाहिना हाथ, खलीफा का सहायक घोषित कर दिया। कोई खलीफा की जरूरत नहीं थी, हट हम ही कर लेंगे, जो हैं हम ही हैं, खलीफा के दाहिना हाथ, खलीफा का सहायक। तो ये जो उनका बेटा है ये उनसे 2 कदम आगे निकला, इसने खुद को ही खलीफतुल्लाह की उपाधि दे दी, ठीक है, अल्लाह का प्रतिनिधि मानने लगा, खुद को ही अल्लाह का प्रतिनिधि। कोई खलीफा वलीफा प्रतिनिधि नहीं है अल्लाह का, हम ही हैं, जो हैं बस हम ही हैं। तो 2 कदम अलाउद्दीन खिलजी से आगे निकल गया उसका बेटा, ध्यान रखिएगा। देखिए 1320 में नसीरुद्दीन खुसरो ने इसको अपदस्थ कर दिया और राजा बन जाता है। फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या कर दी, इसके महल में, रात में महल में इसको घुस करके इसका गला काट देता है। तो फिर उसके बाद अमीर वर्ग इसका हाथ पकड़ के ले जाते हैं, बोलते हैं चलिए आप राजा बनिए, आप सुल्तान बनिए। तो ये निर्विरोध शासक चुन जाता है, इसके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होता कि नहीं तुमने हत्या कर दिया, तुम नहीं बनोगे राजा, या फिर उस राजवंश का, खिलजी वंश का कोई इसके विरोध में खड़ा ही नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपका इनका समाप्त हो जाता है खिलजी वंश का चैप्टर। और अब हम देखेंगे इनका स्थापत्य कला, ठीक है, और अन्य कार्य के बारे में। देखिए बहुत विशाल सेना होने के कारण वेतन कटौती जरूरी था, ठीक है। और स्थापत्य कला की बात करें तो देखिए अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया था। कब? गुजरात विजय के बाद अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया था, ठीक है। पूछता है एग्जाम में कि गुजरात विजय के बाद किसका निर्माण कराया गया था। 1000 खंभा महल निर्माण कराया गया था, सीरी फोर्ट का निर्माण कराया गया था, और जमात खाना मस्जिद बनवाई गई थी, हौज खास दिल्ली में बनवाई गई थी, वृत्ताकार अलाई किला जिसे कोसेक सिटी बोलते हैं, इसका भी निर्माण कराया गया था। देखिए घोड़ों को पहली बार घोड़े दागने की प्रथा चालू की गई। जितने भी अश्वपति थे ना, देखिए कई अश्वपति थे, एक अश्वपति के अंडर में हजारों की संख्या में घोड़े थे, ठीक है। तो उनको दागा जाने लगा, इसलिए दागा जाने लगा दोस्तों कि कई अश्वपति थे, तो अलग अलग जगह पर घोड़ों को दाग देंगे तो कम से कम पता तो चल जाएगा कि हाँ ये घोड़ा इस अश्वपति का है, ध्यान रखिएगा। हुलिया प्रथा, सैनिकों के चेहरे पर दागने की प्रथा आरंभ कर दी। जितने भी मतलब कमांडर थे, हर एक कमांडर का मतलब कि अलग अलग सैनिक थे। इस कमांडर के अंतर्गत मान के चलिए 10,000 हैं, उस कमांडर के अंतर्गत 10,000 हैं, तो अलग अलग जगह पे चेहरे पे दाग दिया जाता था ताकि पता चल जाए कि हाँ ये इस कमांडर का सैनिक है। देखिए अमीर खुसरो प्लस हसन निजामी ये प्रसिद्ध कवि थे, ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का काल देखा था। इन्होंने बीड़ा में तार जोड़कर संशोधित किया था तथा सितार का आविष्कार किया था। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा है कि सितार का आविष्कार किसने किया तथा बीड़ा में तार जोड़कर किसने संशोधित किया, ये सब चीज़ें कई बार पूछा है। तोता हिंद किसे कहते हैं, तोता हिंदी किसे कहते हैं, इन्हीं को तो बोलते हैं जो एग्जाम में सीधे पूछता है, ठीक है, हो गया। और इस तरह से दोस्तों इनका चैप्टर समाप्त हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो खिलजी वंश इस तरह से पूरी तरह समाप्त हो गया, हमने बहुत अच्छे ढंग से कवर किया। अब नेक्स्ट में हम तुगलक वंश पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, नमस्कार।